हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको सॉल्व कराएंगे साइंस का मॉडल पेपर क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आज के सेशन में आपके ऊपर होने वाली है क्वेश्चन की बारिश। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत बहुत धमाकेदार से हम लोग करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, जो आपका 2023 जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो चेंज हो गया है, आप लोगों को पता है। चेंज ये हुआ है कि जो आपका पेपर रहेगा ये 2 खंडों में बटा रहेगा, खंड आ में और एक खंड बा में, ठीक है। और जो आपका खंड आ रहेगा ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, कितना ज़्यादा आपका पेपर इजी हो गया, यानी 20 नंबर आपको फ्री में मिल रहा है। लेकिन आपको इसका आंसर जब तक पता नहीं होगा तब तक वो आपके लिए फ्री नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपका खंड बा है, यानी दूसरा जो खंड है, इसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, लिखने के लिए प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि जो आपका कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया है आपके पेपर में, उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, और उसके बाद जो आपका प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा है, एक खंड आ में और एक खंड बा में, जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों, आपका साइंस होता है ना, साइंस में आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है क्लास 10 के साइंस में। तो इस तरह से दोस्तों, जो आपका खंड है उस खंड को भी उपखंड में बांटा गया है, उपखंड का खा गा में, है ना। ये आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है और क्या है, बायोलॉजी का है। इस तरह से आपका पेपर दोस्तों 2 खंडों में बटा रहेगा। 2 खंडों के बाद जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसके अनुसार आपका खंड उपखंड का खा गा में बटा रहेगा, ठीक है। आपका जो चौथा पॉइंट दोस्तों यहाँ कह रहा है कि प्रश्न पत्र आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट दी जाएगी आपको, उसमें आपको नीले या काले पेन का यूज दोस्तों यहाँ पे करना है, ठीक है। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक यहाँ पे वीडियो बनाया है कि आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखना है, क्या क्या आपको जरूर करना है, क्या क्या नहीं करना है, आप उसको जरूर देखें। अगर आपने उसको देखा है तो बहुत सही है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए कि क्या क्या आपको सावधानी वहाँ पर बरतनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आप कह रहे हैं कि 5वां जो आपका निर्देश है, 5वां निर्देश कह रहा है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। यानी जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा दोस्तों, इसमें आपका जो प्रश्न रहेगा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटा का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों, ये सब आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आ रहा है तो आप उसको तुरंत करके अपने खंड बा की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आप खंड 1 घंटे में करें और खंड बा 2 घंटे में करें। सेकंड करेक्ट, खंड बा में करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए रहेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या कि खंड बा के प्रत्येक उपखंड की सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप खंड बा के 2 प्रश्न को करिए, ऐसा नहीं है, आपको सभी प्रश्न को करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट कह रहा है कि सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे खंड आ है, ये क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो आप खंड है ये उपखंडों में बटा रहेगा, क्या रहेगा, उपखंडों में ये बटा रहेगा, ठीक है। जो कि अब हम लोग देखें यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित मतलब दोस्तों होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु की स्थिति बताइए। यानी आपको ये बताना दोस्तों कि अगर कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है दोस्तों, आभासी है, सीधा है और क्या है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो आपको यहाँ पे वस्तु की स्थिति बताने की, वस्तु की स्थिति कहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों, ये वस्तु की स्थिति रहेगी ध्रुव व फोकस के बीच। कहाँ रहेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच जब वस्तु की स्थिति रहेगी दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और क्या रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब भाई सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है क्या कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी आपको बताना है, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष होता है, ये होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि इसमें वह जो व्यक्ति को क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देंगी, लेकिन दोस्तों जो दूर की वस्तु होती है ये नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अवतल लेंस के द्वारा यहाँ फोकस दूरी करना क्या पड़ेगा कि उसको दूर तक देखना है ना। जब दूर तक देखना है तो मतलब कि जो उसकी फोकस दूरी होनी चाहिए आंख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर होनी चाहिए, मतलब दूर बिंदु की क्या होनी चाहिए, जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और क्या होता है दोस्तों कि जो विद्युत आवेश होता है कूलाम को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं, और विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र किसका स्रोत है। आपको बताना है कि विद्युत जनित्र द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों ये उत्पादन किया जाता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर कार्य करता है। क्या करता है, जो दोस्तों इंडिकेटर है वो क्या करता है कि 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। तो आपको इसकी शक्ति बताना है, यानी आपको यहाँ पे पी निकालना है, सामर्थ्य निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे पी बराबर दोस्तों होता है, यहाँ पे पी बराबर होता है वी आई। क्या होता है, वी आई होता है, जो कि आपको यहाँ पे क्या वी का मान दिया है, कितना दिया है 0.75 दिया है। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा आई का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 100 दिया है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 क्या आ जाएगा मिली वोल्ट, क्या आ जाएगा इसमें 7 मिली वाट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 75 क्या जाएगा मिली वाट आ जाएगा। ठीक है, अब भाई सेकंड देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला यहाँ कह रहा है क्वेश्चन क्या कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती है। यहाँ दोस्तों आपको इसमें क्वालिटी बताने कौन सी क्वालिटी इसमें आपकी मैच करती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है कि सदैव समांतर होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, परस्पर काटती है। तो इसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है क्या टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। और यहाँ पर देखिए ओम किसका मात्रक होता है, भाई प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर होता है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक होता है। और दोस्तों यहाँ क्या है वोल्ट और एम्पियर, दोस्तों ये भी किसका मात्रक होता है, ये भी प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया उपखंड ख आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्यूप्रिट सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन क्या करता है, कॉपर हटाकर फिर सल्फेट बना देता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील यौगिक जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं उसके यौगिक से उसका स्थान हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया क्या क्यूप्रिक सल्फेट दिया है ना, क्या दिया है क्यूप्रिक सल्फेट दिया है, यानी CuSO4 दिया है। ठीक है, प्लस क्या रिएक्शन कर रहा है, आयरन रिएक्शन कर रहा है। इसमें दोस्तों है क्या, जो आयरन होता है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, इस कारण क्या होगा कि ये जो आयरन है, आयरन को इसके स्थान से हटाकर इसका स्थान स्वयं ले लेगा। क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, प्लस जो आपका Cu रहेगा क्या, ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को दोस्तों बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या कि क्षार जल में विल में क्या होता है कि क्या क्षार जल में विलय क्षारक कहते हैं। यहाँ दोस्तों यह बताना है कि जो क्षार जल में विलय होते हैं उसको कहते हैं क्या, क्षारक बोलते हैं। तो आपको बताना है क्षारक का काम क्या होता है दोस्तों, तो क्षारक का दोस्तों काम होता है कि ये क्या करता है, ये करता है दोस्तों नीले लिटमस पेपर को लाल कर, क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल करने का काम किसका है, ये काम दोस्तों किसका है, क्षारक का है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर हमको ये याद नहीं होता कौन सा नीला कब काला करता है, कौन सा काला कब नीला करता है, ये सब आपको बताइए सर। दोस्तों इसके एक ट्रिक यहाँ पे देखिए, एक ट्रिक का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है, अनिल। क्या है यहाँ पे दोस्तों, अनिल से आप याद कर सकते हैं कि क्षारक कब नीले को लाल करेगा और अम्ल कब नीले को लाल करेगा। ठीक है, दूसरे यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आ दिख रहा है, आ मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे अम्ल क्या हो जाएगा, एसिड।
दोस्तों जो अम्ल का काम होता है ये नीले क्या करता है, लाल करता है। ये नीले क्या कर देता है, लाल कर देता है। कितना इजी हो गया ना। अनिल से आप याद कर लीजिए कि आ से अम्ल, न से नल, नीला हो जाएगा, औला से क्या हो जाएगा, लाल। तो अम्ल दोस्तों क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। आप इससे आसानी से कर सकते हैं। जब आपको एक चीज यहाँ पे याद हो जाएगा तो दूसरा कंफ्यूजन आपको रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो जैसे इसका उल्टा कर दो, क्षार क्या कर देगा, क्षार लाल कर क्या कर देता है दोस्तों, क्षार लाल को नीला करता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो यहाँ देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर क्या कर देगा, ये नीला कर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पीतल क्या है दोस्तों। पीतल क्या है दोस्तों, ये पीतल जो होता है ना, ये मिश्र धातु होता है। धातुओं को मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। अब दोस्तों कुछ लोग इसका भी ट्रिक मांगते हैं हमसे। दोस्तों इसका ट्रिक हो जाएगा पिताजी। क्या दोस्तों यहाँ पे याद कर लीजिए, पिताजी। यहाँ देखिए जो दोस्तों पीतल होता है, पीतल में दो धातु मिलते हैं। देखिए पीस क्या बन जाएगा, पीतल हो जाएगा। अब पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ता से दोस्तों क्या हो जाएगा, तांबा यानी कापर से। जिस दोस्तों क्या हो जाएगा, जिंक यानी जिंक। तो मतलब दोस्तों कापर और जिंक मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। कितना इजी ट्रिक है ना। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि धावा सोडा की प्रकृति क्या होती है ना। तो दोस्तों जो धावा सोडा होता है इसकी जो प्रकृति होती है ये दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर क्या करता है, जल से रिएक्शन करता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा धातु, दोस्तों कौन सा, सोडियम और मैग्नीशियम। दोस्तों ऐसी धातुएं हैं जो क्या कर देती हैं, साधारण ताप पर जल से क्या कर देती है, अभिक्रिया करती है। यानी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्यूटेनोन है इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है। दोस्तों जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी CO क्या होता है, ये CO का क्रियात्मक समूह क्या होता है दोस्तों, ब्यूटेनोन होता है। यहाँ देख लीजिए ब्यूटेनोन दोस्तों लास्ट में क्या निकलता है, ओन। क्या होता है, ओन। तो दोस्तों जो CO होता है, CO को जब फंक्शनल ग्रुप होता है इसका क्रियात्मक समूह होता है ओन। क्या होता है, ओन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपका आ गया यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है, खंड ग में। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से किस रिएक्शन में आपको बताना है कि ऑक्सीजन निकलती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पेड़ पौधे के माध्यम से होता है। तो पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें दोस्तों जो जल होता है, जल टूट कर क्या कर देता है, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन क्या करता है, निकलती है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि एक तंत्रिका कोशिका एक जान अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के इस तंत्रिका दोस्तों बोलते हैं क्या, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मानुबंधन जिसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश क्या बोलेंगे दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। यानी आपका आंसर का दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। याद दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका यहाँ पे ये है और दूसरी तंत्रिका यहाँ पे ये है। इन दोनों के बीच दोस्तों जुड़ने पर जो स्थान यहाँ पे बीच में बचता है इस स्थान का आपका नाम बताता था। इस स्थान का नाम यहाँ पे ये है दोस्तों, क्या है, सिनेप्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम कह रहा है कि सौर कुकर के पृष्ठ भाग को कौन से रंग से पोता जाता है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने समझ के अनुसार से बता सकते हैं कि दोस्तों जो काला कलर होता है ना, जो ब्लैक कलर होता है वो क्या कर देता है कि प्रकाश की किरणों को अधिक अवशोषित करता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जठर स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जठर रस दोस्तों इसको कौन सी ग्रंथियां स्रावित करती हैं। यहाँ दोस्तों कौन सी ग्रंथि जठर ग्रंथि स्रावित करती हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं। दोस्तों ये होती हैं अमाशय में। कहाँ होती हैं, अमाशय में ये उपस्थित होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है क्या कि ATP, यहाँ पे कह रहा है कि ATP तथा NADP.2H का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब अगला दोस्तों आप क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आवृत्तबीजी क्या है, आवृत्तबीजी पौधों में नर जनन अंग कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा दोस्तों, पुंकेसर क्या है, नर जनन तंत्र है। और इस तरीके से दोस्तों क्या है, ये क्या है, मादा जनन तंत्र है, ठीक है। इतना आ गया। अब आगे बढ़े,
अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है क्या कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पौष्टिक स्तर पर हमेशा कौन रहता है दोस्तों। तो जो दोस्तों अगर आप आहार श्रृंखला को देखते हैं तो सबसे ऊपर होता है शाकाहारी, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है, तीसरे स्तर की बात कर रहा है। तो तीसरे स्तर पर पाया जाता है क्या, मांसाहारी होते हैं दोस्तों। मांसाहारी को आहार श्रृंखला में तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं इसको कि वर्णनात्मक प्रश्न यानी खंड बा आपका जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बात कर चुके थे कि जो आप खंड रहेगा 2 खंडों में बटा रहेगा और खंड को भी 3 भागों में बांटा गया है का खा गा में। तो वहीं हम लोग देख लेते हैं कि खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको उपखंड का है, क्या है उपखंड का है, तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पर्श कीजिए। आपको ये बताना है यहाँ पे अगर कोई कुंडली है उसमें आपको विद्युत धारा को प्रेरित करना है, प्रवाहित करना है, तो कौन सी विधि का आप इस्तेमाल करेंगे। आपको पहले क्वेश्चन ये है, जिसके लिए दोस्तों आपको कितने नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन तो यहाँ पे आप आगे न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। कह रहा है क्या कोई वस्तु, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण अपने सामने कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। किसी वस्तु का 3 गुना क्या करना है, आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या यहाँ बताना है आपको, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर आपको ये बताना है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे वी ज्ञात क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वी ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि पीत बिंदु एवं अंध बिंदु किससे कहते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों आप क्या कौन सा है, ह्यूमन आई मानव क्या है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन आया था। ये दोस्तों क्वेश्चन जो आया है ये क्वेश्चन आया था आपके लाइट से, ठीक है, प्रकाश का जो आप परिवर्तन है। उसके बाद आपका है दोस्तों अब जो एक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों वहां से क्वेश्चन बना है। अब अगला क्वेश्चन आप देख ली, कह रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत लिखना है तथा कार्य विधि स्पष्ट करना है और विद्युत मीटर में विभक्त वलय का महत्व क्या है आपको ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर इतनी सारी चीजें पूछ रहा है तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तब यानी दोस्तों आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर कहाँ पे, 6 नंबर का। अगर दोस्तों क्या करते हैं आप विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचते हैं इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर, और दोस्तों इसका सिद्धांत और कार्यविधि बताते हैं इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और विभक्त वलय का महत्व बताते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। क्या इसमें क्या न्यूमेरिकल है, कह रहा है क्या 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु लंबी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से क्या है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति आपको ज्ञात करना है ना। ये भी कितने नंबर दोस्तों यहाँ पे है, 6 नंबर का, ठीक, कितने नंबर का है, 6 नंबर का है ना। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप कह रहा है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग उपखंड खाम में। उपखंड खाम क्या दोस्तों, क्या इसमें आपका आगे क्या केमिस्ट्री आ गया, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं को क्या करना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी दे दी गई है कि कौन सा रिएक्शन कौन सा मतलब कि यौगिक कौन सा रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आपको क्या करना है, संतुलित करना है समीकरण को प्लस रासायनिक समीकरण में लिखना है ना। और दोस्तों यहाँ पे आपको 4 क्या दिए गए हैं, 4 रिएक्शन को दिया गया है और प्रत्येक जो रिएक्शन है दोस्तों 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि अगर आप कैल्शियम प्लस जो है क्या है हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों के मिलाने से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है दोस्तों। क्या करिए आप दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब तक आपको क्या कहें कि एलिमेंट के नाम नहीं याद रहेंगे, सिंबल नहीं याद रहेगा और जो कंपाउंड है कंपाउंड के सिंबल नहीं याद रहेंगे, तब तक आप उसका समीकरण नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि आपको क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में कंपाउंड प्लस एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए और उसका जो सिंबल होना चाहिए उसको भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर क्या कर देते हैं, जिंक नाइट्रेट बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं, सिल्वर बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा अगर आपकी इसका क्या कर दी, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देने तो। अब अगर यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है क्या कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड मिलाकर क्या बनते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम को क्या करना है, आपको इसका सिंबल लिख देना है, प्लस कॉपर क्लोराइड का लिखना है। इसको क्या करना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल लिखना है प्लस कॉपर का लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, तो आपको उसको संतुलित कर देना है। संतुलित मतलब ये होता है दोस्तों कि इस साइड जितने क्या है
एलिमेंट्स की संख्या है उतना क्या होना चाहिए, इधर से साइड में होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ कह रहा है क्या कि बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इसका भी रिएक्शन लिख देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संक्षारण को उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों ये कितने नंबर का है, 4 नंबर। दोस्तों संक्षारण मतलब दोस्तों अगर आप बात करें साधारण भाषा में तो उसको बोलते हैं क्या, जंग लगना। क्या कहते हैं उसको, जंग लगना कहते हैं। उसी को आपको समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण बनाने की हेसन क्लेवर विधि का आपको सचित्र वर्णन करना है और इसके 2 मुख्य रासायनिक गुण भी आपको लिखना है। इसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा, इसके लिए दिया जाएगा आपको 6 नंबर। अगर दोस्तों आप क्या कर दें कि हेसन क्लेवर विधि का सचित्र वर्णन कर दीजिए, मतलब चित्र बनाकर अगर आप उसका वर्णन करते हैं तो इसके लिए आपको दिया जाएगा 4 नंबर। और इसके अगर जिसके किसके व्यंजक चूर्ण का अगर आप 2 रासायनिक गुण लिख देते हैं, 2 क्वालिटीज लिख देते हैं तो मिलेगा आपको 2 नंबर। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल होगा कितना, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको इच्छा नहीं करने की तो आप सेकंड भी कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है क्या कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई जाती है, इस श्रेणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का भी आपको उल्लेख करना है ना। कितना सिंपल, इससे सिंपल कौन सा पढ़ रहा है, आपको ये पढ़ रहा है। जो स्टूडेंट आप अगर इसको सिंपल पढ़ रहा है आप ये करिए, जिसको ये सिंपल पढ़ रहा है आप ये करिए। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोग क्या उपखंड जनिक क्या है, क्या है उपखंड गा है। अब यहाँ दोस्तों आपका आगे क्या बायोलॉजी है ना। बायोलॉजी दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, आपको ये बताना है। क्या बताना है कि जीवाश्म ईंधन की हानियां कौन सी हैं, इसके लिए आपको मिलेगा 4 नंबर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों क्या कि ओजोन क्या है, ओजोन क्या है तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी जो आपको बताना है ओजोन क्या होता है। और ये जहाँ पे दोस्तों ये जो यहाँ पर मंडल पाए जाते हैं ना, अपने वायुमंडल के चारों तरफ पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि इस परितंत्र को जो ओजोन होता है किस प्रकार प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। अगर दोस्तों जो यहाँ पर क्या होता है, मूत्र होता है, मूत्र की जो मात्रा को कौन क्या नियंत्रण करता है, कौन कंट्रोल करता है, आप ये किस प्रकार का होता है आपको ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप कह रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, क्या बनाना है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा क्या कह रहा है कि पाचन क्रिया का वर्णन के दोस्तों ये कितने नंबर का दिया है, यहाँ पे ये दिए दोस्तों आपका 6 नंबर। कितना दिया है, 6 नंबर का दिया है। अगला अगर आप इसको नहीं करते तो आपके लिए एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम का पैटर्न समझ रहे हो तो जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या कि संतति में नर एवं मादा जनन को द्वारा क्या बोल रहा है कि संतति में नर एवं मादा जनन को क्या बोल रहा है, अनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसके लिए आप कितना मिलेगा, इसके लिए मिलेगा आपको 6 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का सेशन बस इसी समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको क्या करिए कि अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए कि उनके भी क्या हो जाए दोस्तों, अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा ये सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में।